हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का इतिहास 1700 से 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करे थी, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में व्यू औद्योगिकरण, जो कि हमारे 1700 1857 तक चला। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जब भारत को दुनिया की कार्यशाला कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी राज ने उस गौरव को छीन लिया। तो जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो हमारा उपनिवेशिक भारत में विऔद्योगीकरण का। तो चलिए चलते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा पर। इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 18वीं शताब्दी तक भारत हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग में विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद भारतीय उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो जो 18वीं सदी तक भारत था वो हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग में पूरी दुनिया में मशहूर था। तो ढाका के मलमल, बनारसी सिल्क, मुरादाबाद के पीतल कला, ये सब भारत की पहचान थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने के बाद से जो भारत के उद्योगों का पतन है वो धीरे धीरे शुरू हो गया था, और इसी प्रक्रिया को कहा गया विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विऔद्योगीकरण का अर्थ। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं आखिर विऔद्योगीकरण का अर्थ क्या है, विऔद्योगीकरण आखिर कहते क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वदेशी उद्योगों का पतन, कारीगरों का उद्योग छोड़कर कृषि या दिहाड़ी मजदूरों की ओर जाना। तो विऔद्योगीकरण का मतलब था पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वदेशी उद्योगों का पतन, और जो कारीगर होते थे वे उद्योग छोड़कर खेती या मजदूरी की ओर जा रहे थे, उस सभी को ही हमने कहा है विऔद्योगीकरण। तो भारतीय उद्योगों का स्थान यूरोप के मशीनी निर्मित माल ने ले लिया। तो जो भारत के उद्योग थे उनकी जगह यूरोप के जो मशीन निर्मित माल थे उन सभी ने उन पर कब्जा कर लिया था। तो यही था हमारा विऔद्योगीकरण का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विऔद्योगीकरण पर बहस। तो अब हम बात कर लेते हैं विऔद्योगीकरण के बहस के बारे में। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश नीति का परिणाम था, कुछ इसे वैश्विक औद्योगिक क्रांति और तकनीकी बदलाव का असर मानते हैं। तो स्टूडेंट, इतिहासकारों में बहस है। कुछ कहते हैं कि यह केवल औद्योगिक क्रांति और टेक्नोलॉजी बदलाव का असर था, लेकिन ज्यादातर यही मानते हैं कि यह अंग्रेजों की नीतियों का एक नतीजा था। तो लेकिन अधिकांश सहमत है कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय उद्योगों को जानबूझकर कमजोर किया। यानी कि जो जानबूझकर है अंग्रेज, उन्होंने जानबूझकर भारत के उद्योगों को दबाया ताकि जो ब्रिटिश मिले हैं वे फल फूल सके। तो यही था हमारा विऔद्योगीकरण के ऊपर बहस, विद्योगीकरण की वाद विवाद। इसके ऊपर बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूरोप के साथ प्रारंभिक व्यापार का। तो अब हम बात कर लेते हैं यूरोप के साथ प्रारंभिक व्यापार की। इसमें हम बात करेंगे मुगल काल में भारत से यूरोप को कपड़ा, रेशम, मसाले निर्यात होते थे। तो मुगल काल में भारत से यूरोप को कपड़ा, रेशम और जो मसाले थे वे निर्यात होते थे, और 18वीं सदी तक भारत विश्व का कार्यशाला कहा जाता था। तो भारत को कहा जाता था इसी वजह से विश्व की कार्यशाला। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो कहानी बदल गई। तो लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप को भारत के कच्चे माल की जरूरत थी, तैयार माल की नहीं। तो अब जो यूरोप था उसको भारत से तैयार माल नहीं चाहिए था, बल्कि उसको सिर्फ कच्चा माल चाहिए था। तो यही था हमारा यूरोप के साथ प्रारंभिक व्यापार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक राज्य और धन की निकासी को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक राज्य और धन की निकासी के
बारे में। तो ब्रिटिशों ने भारत से राजस्व और लाभ इंग्लैंड भेजा। तो जो मुगल काल में भारत थे, तो उसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत से कमाई करके जो धन होता था वो इंग्लैंड को भेज दिया जाता था। और इसे ही जो ये प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया को धन निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने इसे स्पष्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे दादा भाई नौरोजी है। तो इन्होंने ही धन निकासी का जो सिद्धांत है उसको स्पष्ट किया था। तो अंग्रेजों ने भारत से कमाई करके धन इंग्लैंड भेजा और इसे ही कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन की निकासी। और दादा भाई नौरोजी ने इसे सच को सबसे पहले उजागर किया था। तो यही था हमारा औपनिवेशिक राज्य और धन की निकासी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धन निकासी के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं जो धन की निकासी है उसके क्या क्या कारण थे, किन किन कारणों से धन निकासी हो रही थी। पहला था अत्यधिक भूमि राजस्व, यानी कि जो भूमि राजस्व था उस पे जो कर देते थे वे बहुत ज्यादा देते थे, जिस कारण धन की निकासी हुई। इसी के साथ व्यापार का संतुलन, भारत से निर्यात अधिक, बदले में सोना चांदी नहीं आया। तो जो व्यापार का संतुलन था, यानी कि भारत से तो निर्यात अधिक करा लिया जाता था लेकिन उसके बदले में जो सोना चांदी आना था वो भारत में नहीं आया। थर्ड आया ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, पेंशन, खर्च इंग्लैंड भेजा जाना। तो जो ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन होता था वो भारत से लेकर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और फोर्थ आया सेना और प्रशासन पर भारी खर्च, जो कि सबसे बड़ा जो बोझ था सेना और प्रशासन का वो भारत पर ही था। तो यही था हमारे धन की निकासी के कारण। तो स्टूडेंट एक भारतीय किसान कर चुका रहा है और अंग्रेज अफसर वह पैसा इंग्लैंड भेज रहा है। तो यही थे हमारे धन निकासी के कुछ कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वदेशी उद्योगों का विउद्योगीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वदेशी उद्योगों का पतन या उनके विउद्योगीकरण के बारे में। तो विशेषकर हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग पूरी तरह नष्ट हुए, कारीगर बेरोजगार हुए और खेती पर निर्भर हो गए। तो स्टूडेंट भारत के जो मशहूर हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग थे वे लगभग खत्म हो गए थे और जो कारीगर थे वे बेरोजगार हो गए और खेतों की ओर वे मुड़ गए थे। तो शहरों के जो प्रसिद्ध केंद्र थे वे ढाका और मुरादाबाद, मुर्शिदाबाद जैसे जो प्रसिद्ध केंद्र थे वे सभी उजड़ गए थे। तो यही था हमारा स्वदेशी उद्योगों का विउद्योगीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वदेशी उद्योगों के विनाश के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वदेशी उद्योगों के विनाश के कारण के बारे में। तो जिसमें हमारा सबसे पहला आता है पारंपरिक शिल्प का पतन। तो यानी कि पारंपरिक माल का जो पतन था वो होने लगा। तो ब्रिटिश मशीन निर्मित माल सस्ता और अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ। तो जो ब्रिटिश मशीन थी उससे बना कपड़ा सस्ता होता था और ढेर मात्रा में भी होता था। साथ ही भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी कर लगाए गए और भारतीय कारीगर जो प्रतिस्पर्धा थे वे उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। तो भारत के कपड़ों पर ब्रिटेन में भारी कर, जबकि ब्रिटिश माल भारत में बिना रोक टोक के आया और जो भारतीय कारीगर है वे उसकी प्रतियोगिता नहीं कर पाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारंपरिक हस्तशिल्प के विनाश के कारण, जिससे कि कारीगर और बुनकर कर्जदार और निर्धन हो गए थे। शहरी केंद्र जैसे कि ढाका, मुरादाबाद, मुर्शिदाबाद ये सभी उजड़ गए थे और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो गरीब, ग्रामीण और कृषि आधारित हो गई थी। तो यही थे हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प के विनाश के परिणाम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विऔद्योगीकरण का प्रभाव, या इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि विऔद्योगीकरण का जो प्रभाव है वो किन किन चीज़ों पर पड़ा। तो भारत के निर्यात का ढांचा बदला, तैयार माल की जगह कच्चा माल। तो जो निर्यात का ढांचा था वो बदल गया था। तो अब तैयार माल की जगह कच्चा माल वहाँ यहाँ से भारत से जाने लगा। साथ ही जो शहरी उद्योग केंद्र थे वे नष्ट हो गए, वे उजड़ गए, जिसके साथ बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ी और औद्योगिक विकास की जो गति थी, वो रफ्तार थी, वो भी थम गई थी। तो यही सभी थे हमारे विऔद्योगीकरण का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीणीकरण के बारे में। तो अधिकतर लोग खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हो गए, तो जिससे खेती में जो उत्पादन था वो नहीं बढ़ पाया और जो गरीबी और अकाल थे वे बढ़ने लगे और ग्रामीण भारत शोषण का जो शिकार था वो बन गया था। तो यही था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे 1700 से 1857 के बीच भारत में पारंपरिक उद्योगों का भारी ह्रास हुआ। अंग्रेजी नीतियों ने भारत को औद्योगिक देश से कृषि प्रधान देश बना दिया। तो स्टूडेंट जो 1700-1857 के बीच जो भारत था उसमें उसका औद्योगिक पतन दबकर हुआ और जो अंग्रेजी नीतियाँ थी उसने भारत को एक औद्योगिक देश से कृषि प्रधान और निर्धन देश बना दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी और ग्रामीण निर्धनता गहराई से बढ़ गई।
तो स्टूडेंट यही थी कहानी औपनिवेशिक भारत में विऔद्योगीकरण की। हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की समृद्धि को लूटकर हमें गरीबी और पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही थी हमारी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।